नमस्कार दोस्तों, अजय स्टार्क में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम नए टॉपिक और जो लेटेस्ट भी और बहुत हॉट भी है, इज़राइल वर्सेस ईरान का जो युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों फिर से हमारे साथ एक बार दिवाकर जी हैं। दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो के अंदर। बहुत धन्यवाद भैया आपका फिर से मुझे बुलाने के लिए। फिर से क्या, मैं हर बार ही आता हूँ वैसे तो लेकिन हाँ, सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे कहीं ना कहीं भैया मैं भी रिलेट करता हूँ। और इज़राइल ईरान की जंग, मतलब ये तनातनी बहुत सालों से चली आ रही है। कभी हमास को लेके, कभी फ़िलिस्तीन को लेके, कभी अमेरिका को लेके, कभी न्यूक्लियर प्लांट को लेके। लेकिन हद तो कल सुबह हो गई, कल रात हो गई, जब इज़राइल ने बिना बताए इतने सारे अटैक करे, इतने सारे कमांडर्स मार दिए। और फिर आज रात हुआ था, मतलब जो रात बीती रात, ईरान ने कई सारे मिसाइल मारे हैं और इज़राइल को भी खासा नुकसान हुआ है। बहुत जल्दी मैं बहुत तेज़ी के साथ एक प्रश्न करता हूँ भैया, ये जंग जो है ये कहाँ तक जाएगी? क्या स्ट्रेटेजिक स्टेप होंगे इजराइल के, क्या स्ट्रेटेजिक स्टेप होंगे ईरान के? ये चीज़ आप बताइए ताकि व्यूअर्स को पता लग जाए कि होने क्या वाला है। देखो दिवाकर जी, आपको मैं बता दूं, ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जंग अभी से नहीं चल रही है। जंग चल रही है 1947 से, 1948 से, जब इज़राइल बना। इज़राइल जब बना तभी से ईरान ने इज़राइल का विरोध किया और इज़राइल को बुद्ध एक देश के रूप में नहीं मानता, और वो हमेशा फ़िलिस्तीन को समर्थन करता आया। और उससे पहले भी आपको एक बार बता दूं, दूसरा जो हिस्टोरिकल रीज़न है इनकी वार ना रुकने का बहुत जल्दी, कि मुस्लिम ऑलवेज ज्यूज़ को एक कैंसर की तरह मानते हैं और वो इन्हें इस धरती पर से ख़त्म करना चाहते हैं। और ये कई बार ईरान के जो कई लीडर हुए हैं उन्होंने ये खुल्लम खुल्ला कई बार कहा है। तो इनकी जंग इस वजह से भी है कि दोनों अपने आप को एक सेंट्रल ईस्ट के अंदर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं एक दादा के रूप में, और अपना प्रभुत्व एक जमाना चाहते हैं, अपनी एक हेजमनी रखना चाहते हैं। तो एक ये रीज़न, दूसरा यही हो गया ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स का, और तीसरा यही कि वो इसे एक देश के रूप में नहीं मानता ईरान इज़राइल को, और हमेशा फ़िलिस्तीन का समर्थन करता आया है। और चौथा, वो कभी भी इज़राइल ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु एनरिचमेंट करे, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी एनरिचमेंट करे। वो कभी भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है कि हम इज़राइल के ज्यूज़ को हमें धरती पे से बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। और इज़राइल पे अभी से नहीं, यहूदियों पे अभी से नहीं, पिछले 1000 सालों से ये वाले जो हमले होते आए हैं वो होते हुए आए हैं पहले से। प्रथम विश्व युद्ध में हो, द्वितीय विश्व युद्ध में हो, या उसके बाद जो मास केयर हो या डिटेंशन सेंटर हो, तो उन्होंने बहुत झेला है। तो ये जो इसके जो ये हिस्टोरिकल कारण हैं, उस वजह से भी ये युद्ध बहुत जल्दी रुकने नहीं वाला है। और ईरान भी ठाने बैठा है कि हम बिना उकसावे के, आपने हमारे ऊपर हमला किया है तो हम उसका जवाब देंगे। और जैसे मैंने आपको देखा कि बिना उकसावे के इज़राइल ने ईरान में हमला करा, और पहले तो उनके जितने भी एयर डिफेंस थे सारे के सारे उड़ाए, उसके बाद उनके F-35 से उड़ाए, उसके बाद उनके F-16 आए पीछे से, और उन्होंने बाकी सारे जितने भी उनके टेक्टिकल्स प्लेसेस थे या वेपन्स वाली जगह थी, वो सभी को उसने उड़ा दिया और बहुत हैवी लॉस किया। और हमारे खेमनेई साहब ने ये भी कहा है कि आपको हम इसका जवाब देंगे। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, और ईरान ने इज़राइल पे हमला किया। तो आयरन डोम जो उनका डिफेंस, एयर डिफेंस है, वो भी उस हमले को पूरी तरीके से रोक नहीं पाया। कम से कम 30 से 40% मिसाइल्स तेल अवीव के अंदर गिरी हैं, पूरे इज़राइल के कोने में इधर उधर गई हैं, और उन्हें उनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो तक उड़ गया, ये तक सुनने में आया। तो दिवाकर जी, ये बहुत जल्दी नहीं रुकने वाली है, ये और एस्केलेट होगी, और ईरान खार खाए बैठा, तैयार बैठा है और बड़ा हमला करने के लिए। तो भैया आपकी बातें बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत सटीक रही हैं। और पहले भी जो आपने बात कही थी इलोन मस्क के बारे में कि बहुत जल्दी इलोन मस्क आके दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और झुक जाएगा, वो भी सच हुआ है। और पहले भी आपने जितनी बात कही थी वो भी सब सच हुई हैं। तो अब फिलहाल की स्थिति में इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका का क्या रोल है, और अमेरिका ने क्यों अपने बॉम्बर पाकिस्तान में प्लांट करे हैं? देखो, ये अल्टीमेटली जो व्यू संरचना है ये अमेरिका की है।
अमेरिका ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अपना एक पीसफुल डेलीगेशन भेजा वहाँ पर ईरान के अंदर बातचीत के लिए कि आपको हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे हम आपसे बातचीत करके और एक ट्रीटी साइन कर लें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें, जिससे कि आप इसे अपनी पावर के लिए यूज़ करें, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपने कंट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए करें, लेकिन आप उससे एटम बम ना बनाएं। तो उन्होंने इसके लिए अपने एक डेलीगेशन भेजा था और वो उनकी टॉक्स फेल हो गई और ईरान ने मना कर दिया। तो दोस्तों ये अमेरिका का किया धरा है सारा, और उसने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अपनी टीम को भेजा, जिससे कि उनकी एक जो प्राइम लोकेशन है पता किया जाए कि लोकेशन कहाँ है एग्जैक्ट और कहाँ हमला करना है। तो लोकेशन भेजी और उनकी जो टॉक्स न्यूक्लियर एनर्जी पे फेल हुई, उन्हें भी पता था कि होने नहीं वाली है, तो वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे, जिससे कि इजराइल भी तैयारी करता रहे और हम उसे सिग्नल दें कि हमने ये लोकेशन है उनकी, और वो सारी लोकेशन उसने बताई। और फिर इजराइल ने, जैसी उनकी टीम वहाँ से बाहर निकली, इजराइल ने उन पर हमला कर दिया। आप ये और देखो कि अमेरिका की ये तैयारी अभी से नहीं है, अमेरिका की तैयारी ये पहले से है। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो सडनली किराना हिल्स पे जब एक बार हमारी ब्रह्मोस जाके गिरी थी तो वहाँ पे लीकेज हो गई थी। बाद में अमेरिका ने वहाँ पे अपने बॉम्बर भेज दिए। वहाँ पे अमेरिका ने का एक प्लेन आया और प्लेन आया और प्लेन आने के बाद वो ये कह रहे कि हम इस सारी जगह को अपने कब्जे में लेके जो भी रेडिएशन हो रहा है उसे ठीक करें, जबकि ऐसा नहीं था। वो सिर्फ मीडिया को बताने के लिए था। वहाँ पर उसने अपने बॉम्बर तैनात करे, पाकिस्तान को एक सडनली एक बेल आउट पैकेज दिलाया 1.2 बिलियन का, और जो उनके आसिम मुनीर हैं जनरल साहब, उन्हें अपने अमेरिका में बुलाया, वहाँ पे बुलाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया और उनकी जो रिपब्लिक डे की परेड है उसका उन्हें चीफ गेस्ट बनाया। उन्हें पाकिस्तान को वहाँ बिजी रखा है, पाकिस्तान के जनरल को वहाँ बिजी रखा उन्होंने, और पाकिस्तान की जगह पर उन्होंने अपने बॉम्बर उतारे, उनके बेस पे बॉम्बर उतारे अपने, जिससे कि कल को अगर ज़्यादा बड़ा झगड़ा होता है ईरान और इजराइल का, तो जो हमारे बॉम्बर हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले एयर बेस पे, वो सीधे हमला कर पाए ईरान पे। इसीलिए उसने अपने वहाँ पे वो, हालांकि वो पब्लिकली उसने पहले स्टार्टिंग में अमेरिका ने डिनाई करा कि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन सब जानते कि रोल उसी का, बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता। तो भैया ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका ही हर चीज़, हर षड्यंत्र के पीछे अमेरिका ही होता है, और जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो जंग थी उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का ही रोल था। लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ भैया कि ईरान के पास कितनी ताकत है, और क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को बॉर्डर तो मिलते नहीं है, इजराइल और ईरान के बहुत सारी कंट्रीज़ बीच में आती हैं, तो वो सारी कंट्रीज़ फंस चुकी हैं, तो ईरान इजराइल पर और कितने भीषण हमले कर सकता है, और इजराइल किस तरीके से, क्योंकि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये टाइम आ गया है कि हम ईरान की जो है रिजीम को चेंज कर दें। ये युद्ध इतनी आसानी से, इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। उसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखो, अमेरिका ने अपना पपेट बनाया है यूक्रेन को, और आप ये सोच रहे थे यूक्रेन रशिया से लड़ रहा, नहीं, उसके साथ पूरा नेटो और अमेरिका लड़ रहा था उसके साथ पूरा, यानी कि 32 जो कंट्रीज़ हैं उसके मेंबर्स हैं नेटो के, वो सब के सब उसके साथ लड़ रहे थे। तो पूरा नेटो वर्सेस रशिया था, तो वो पपेट था यूक्रेन। तो ऐसे ही यहाँ पे जो अमेरिका को जो पपेट बनाया उसने इजराइल को बनाया है, और इजराइल को उसने बना रखा है कि इसी तरीके के काम करने के लिए जब उसे ज़रूरत पड़े और तो वो अपने विरोधियों को ठिकाने लगा पाए। तो उसने, आप F-35 किसका है, F-16 किसका है, बताओ किसका है, अमेरिका का है। तो भाई वो उसके हथियार यूज़ कर पा रहा है, जब उसने आज्ञा दी है तभी तो यूज़ कर पा रहा है। तो अमेरिका ही ये सब कुछ करवा रहा है। वो अब आप ये सोचो कि ईरान उससे जीत जाएगा, मैं ये कहूँगा इस बात में थोड़ी जल्दबाजी होगी, या इजराइल लेकिन बहुत दिनों तक ईरान को फंसाए रखेगा, और जब तक उसे लगता है कि उसका जो टारगेट था, उसका जो सपना था ईरान को लेकर के वो पूरा नहीं हुआ, तब तक ये युद्ध जारी रखेंगे। ईरान पे वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस है, वैसे ही वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, वैसे ही वहाँ पे इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, बिजनेसमैन परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये लोग जितना लंबा युद्ध खींचेंगे, ये युद्ध जितना लंबा खींचा जाएगा, उस लंबे युद्ध के अंदर आप ये देखो पैसा खर्च होना है, डेली 1 बिलियन 2 बिलियन डेली खर्च होने, इतना पैसा आएगा कहाँ से उन पे। अब उन्हें सबसे ज़्यादा जो तेल खरीदता है उनसे, वो तेल खरीदता है चाइना,
और जो चाइना तेल खरीद रहा है, चाइना अगर उन्होंने वो वाला रास्ता ही बंद कर दिया जहां से वो उनके जो ऑयल डिपो हैं, ऑयल डिपो पे उन्होंने हमला कर दिया, जैसा कि अभी नहीं करा उन्होंने, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो ऑयल डिपो पे हमला करने वाले। ऑयल डिपो पे अगर एक बार हमला हो गया तो भाई कौन अपने टैंकर भेजेगा वहां पे, कौन उनका तेल खरीदेगा? वो तो वेट करेगा जब तक युद्ध शांत ना हो जाए, तो उन पे पैसा कहां से आएगा? तो ये जैसे इन्होंने रशिया को कोशिश की थी तोड़ने की, जैसे ये कोशिश कर रहे थे उसकी इकोनॉमी टूट जाए तो वहां रिवॉल्यूशन आ जाए और सारे के सारे लोग वहां पे विद्रोह कर दें अपनी सरकार के खिलाफ पुतिन को हराने के लिए, तो इनकी वहां पे तो ये कामयाब नहीं हुए, तो इन्होंने ईरान में अपनाया। हाँ, ये ईरान में कामयाब हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ईरान के पास, रशिया के पास तो भारत जैसा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन ईरान के पास ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड है? कह तो रहा है रशिया कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मदद करेगा पैसे में, कितनी मदद करेगा और कब तक करेगा? क्योंकि वो तो खुद फंसा हुआ है अभी युद्ध में। दूसरा, चाइना जंग चाहता नहीं है, चाइना ने लड़े हुए भी 70-80 साल हो गए, चाइना कोई जंग लड़ता ही नहीं है कभी भी, वो हमेशा दूर दूर से खेला करने की कोशिश करता है। तो चाइना ज्यादा से ज्यादा तेल ले सकता है, लेकिन तेल डिपो पे हमला हो गया और तेल के रेट अगर बढ़ गए तो चाइना इतना महंगा तेल क्यों खरीदेगा? वो सीधे रशिया से ना खरीद ले सस्ता तेल, रशिया उसे सस्ते डॉलर पे दे देगा जैसे इंडिया को दिया था उसने। अब एक तो उसका तेल बिक नहीं रहा, खरीदेगा कौन? सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन हमने तो सैंक्शन सरपास कर दिया था इंडिया ने तो जब रशिया से खरीदा था तेल। तो क्या चाइना इतना रिस्क मोल लेगा जबकि उसकी अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं हुई है अमेरिका से? तो दोस्तों धन्यवाद आपका, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। फिर से हम ईरान और इजराइल वाली नई जो भी अपडेट्स होंगी आपको जल्दी जल्दी हम देते रहेंगे। हमने शॉर्ट वीडियो की थी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।